वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम लोग राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं ये कहाँ पे दिए हुए हैं? संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक में इनका वर्णन किया गया है। इसके अलावा इनको लिया कहाँ से गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आइए अब इनकी विशेषताओं की बात करते हैं कि नीति निर्देशक तत्व की विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनका मतलब क्या है, क्या इनका यूज़ है। तो नाम से ही पता चल रहा है, नीति के निदेशक तत्व अर्थात नीति बनाने के लिए या उसको कानून को प्रभावी करने के लिए राज्य जो होगा उसके लिए ये तत्व निदेशक की भांति कार्य करेंगे, अर्थात राज्य कानून बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। इसके बाद में दूसरी विशेषता की बात करते हैं। तो नीति निदेशक जो तत्व हैं ये भारत शासन अधिनियम 1935 में जो गवर्नर जनरल थे उनके लिए अनुदेश थे उस समय, उसी प्रकार के हैं। तब ये उनके लिए होते थे जो गवर्नर जनरल थे, और अभी ये जो निदेशक तत्व हैं वो विधायिका और कार्यपालिका के लिए अनुदेश हैं। बस इतना सा अंतर है इनमें। तीसरी विशेषता की बात करते हैं तो इनका उद्देश्य क्या है? एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है इनका उद्देश्य, और आर्थिक तथा सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। चौथी विशेषता की बात करते हैं तो ये प्रकृति में कैसे हैं? गैर न्यायोचित हैं। गैर न्यायोचित से मतलब क्या हुआ कि अगर इनका हनन होता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, कोर्ट इनको लागू नहीं करवा सकता, ये गैर न्यायोचित हैं। क्योंकि राज्य के लिए ये क्या है, उसकी स्वेच्छा पर निर्भर है, वो कौन से लागू करता है कौन से नहीं लागू करता है। और वहीं पे आर्टिकल जो 37 है वो इसके बारे में कहता भी है कि जो नीति निदेशक तत्व हैं ये शासन में कैसे हैं, मूलभूत हैं, और राज्य विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करे उसका ऐसा कर्तव्य होगा। इसके अलावा जब ये इनकी जो प्रकृति है वो कैसी है, गैर न्यायोचित है, लेकिन फिर भी जब किसी कानून की संवैधानिक मान्यता को न्यायालय देखता है तो उसमें जो नीति निदेशक तत्व हैं उनके विवरण को भी देखता है न्यायालय। तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे कि गैर न्यायोचित होते हुए भी जो आर्टिकल 31C है, आर्टिकल 31C में क्या किया गया है, जो नीति निदेशक तत्व हैं उनको प्रभावी करने के लिए विधि बनाई गई। तो उसमें 39B और C को प्रभावी करने की बात कही। तो कोर्ट ने आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के आधार पर अगर उसमें कुछ असंगत है ये भी कहा तो भी वो विधि अमान्य नहीं होगी। किसी पहली बात तो ये कि पहले उसमें लिखा गया कि न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत ही नहीं किया जा सकता कि वो 14 या 19 का उल्लंघन कर रही है। तो अगर राज्य चाहता है कि नीति निदेशक तत्वों को प्रभावी बनाना तो वो प्रभावी बना सकता है। तो कोर्ट इसमें उसको असंवैधानिकता से भी बचा सकता है। इसके बाद में निदेशक तत्वों के वर्गीकरण की बात करें तो संविधान में इसका कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया। वो कौन से हैं? समाजवादी हैं, गांधीवादी और उदारवादी, 3 भागों में बांटा गया। तो समाजवादी सिद्धांत क्या है इनको देखते हैं। तो समाजवादी से मतलब है ये कैसे राज्य की स्थापना करने का प्रयास करेंगे? समाजवादी राज्य की स्थापना करने का प्रयास करेंगे, अर्थात जो भी लोग हैं उनको सभी को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने का प्रयास करेंगे। तो इनमें से कौन से सिद्धांत हैं जो हमारे नीति निदेशक तत्व हैं जो समाजवादी राज्य की स्थापना करने का प्रयास करते हैं, उनको हम देखेंगे समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें लोक कल्याण की अभिवृद्धि की बात कही गई है। ये आर्टिकल कौन सा है हमारा? अगर हम इसके आर्टिकल्स की बात करते हैं, पहले थोड़ा सा आर्टिकल्स की भी बात कर लेते हैं कि शुरू कहाँ से। तो 36 से 51 में ये दिए हुए हैं। तो आर्टिकल 36 सबसे पहले क्या कहता है, वो राज्य की परिभाषा बताता है कि राज्य की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पे राज्य की परिभाषा वही होगी जो कि
भाग 3 में आर्टिकल 12 में लिखी हुई है कि राज्य के अंतर्गत क्या आता है, सरकार आती है, संसद आती है, ठीक है। राज्य की सरकारें हो गई, विधानमंडल हो गए। इसके अलावा जो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या सरकार के नियंत्रण में जो भी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी हैं, वो सभी राज्य की परिभाषा में आ जाएंगे। इसके अलावा आर्टिकल जो 37 है वो क्या कहता है कि जो नीति निदेशक तत्व हैं वो शासन में मूलभूत हैं, इसलिए विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अब बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 38 की, जो ये समाजवादी सिद्धांत के तहत आता है। तो आर्टिकल 38 क्या कहता है कि राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो कैसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों तरीके का न्याय हो। इसके अलावा राज्य क्या करेगा, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और जो अवसरों की असमानता है उसको समाप्त करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा आय और प्रतिष्ठा की सुविधाओं को भी ध्यान में रखेगा कि इनमें असमानता कम हो। तो ये क्या कर रहा है, एक समाजवादी राज्य की स्थापना करने का प्रयास कर रहा है। तो ये सिद्धांत कैसा हो गया, समाजवादी सिद्धांत हो गया। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 39 की, ये भी समाजवादी सिद्धांत के तहत आता है। तो इसमें ऐसा क्या लिखा है जो समाजवादी सिद्धांत के तहत आता है। आर्टिकल 39 में जो इसका ए पार्ट है वो ये कहता है कि जो पुरुष और स्त्री हैं सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। 39 बी कहता है भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन बन सके। 39 सी कहता है कि उत्पादन और धन के जो उत्पादन के साधन है और धन इनका संकेंद्रण ना होने पाए। और 39 डी कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, अर्थात स्त्री पुरुष दोनों की बात इसमें की जा रही है कि समान कार्य हो तो समान वेतन हो। और 39 ई की बात करें तो ये कहता है कि पुरुष और स्त्री कर्मकार जो भी वर्कर्स हैं इनके स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की जो सुकुमार अवस्था है अर्थात टेंडर एज उसका दुरुपयोग ना होने पाए, अर्थात उनको ऐसे रोजगारों में ना जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो। इसके बाद 39 एफ की बात करते हैं। ये कहता है कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं। तो इस तरीके से समानता लाने का प्रयास राज्य करे इसमें। तो ये 39 आर्टिकल ऐसा कह रहा है। तो ये कैसा सिद्धांत हुआ, समाजवादी सिद्धांत हुआ। इसके बाद में हम लोग आगे बात करते हैं आर्टिकल 39 ए की। तो 39 ए में लिखा हुआ है कि समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। अब ये क्या करेगा, राज्य ऐसा तंत्र विकसित करे, ऐसा विधिक तंत्र बनाए कि सभी को समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो सके। यह सुनिश्चित करे कि आर्थिक और किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने से वंचित ना रह जाए। तो ये समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 39 ए में जो है ये भी क्या है, एक समाजवादी सिद्धांत है। इसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 41। ये किसकी बात करता है, आर्टिकल 40 को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है क्योंकि जब हम लोग आगे पढ़ेंगे गांधीवादी सिद्धांत तो आर्टिकल 40 उसमें आएगा, तो वहाँ पे उसको पढ़ेंगे। आर्टिकल 41 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, यानी राइट टू वर्क एंड एजुकेशन की बात इसमें की गई है। बस ये ध्यान रखना है, इन सर्टेन केसेस, कुछ दशाओं में। तो ये क्या कर रहा है, ये भी समाजवादी राज्य की स्थापना करने का प्रयास कर रहा है। दशाएं कैसी हो सकती हैं उसकी बात कर लेते हैं। अगर कोई क्या है, बुढ़ापा, बीमारी या निशक्तता, डिसेबलमेंट, इनसे प्रभावित है, तो ऐसे केसेस में राज्य क्या करेगा, लोक सहायता देने का प्रयास करेगा। तो ये दशाएं हैं, कौन सी दशाओं में
लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। अर्थात ओल्ड एज हो गई, सिकनेस हो गई, डिसेबलमेंट हो गया, ये परिस्थितियां हैं। इसके बाद में आर्टिकल 42 की बात करते हैं। इसमें क्या है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध इसमें दिया गया है। तो ये भी क्या कर रहा है, समाजवादी राज्य की स्थापना करने का प्रयास कर रहा है कि सभी को काम की उचित दशाएं मिलें, मानवोचित दशाएं हों। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 में क्या कहा गया है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, लिविंग वेज की बात की जा रही है फॉर वर्कर्स। तो इसमें जो कर्मकार हैं उनको काम निर्वाह, जीवन निर्वाह के लिए मजदूरी, इसके अलावा शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं प्रदान की जाएं। राज्य ऐसा प्रयास करेगा। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, समाजवादी सिद्धांत में आ जाएगा। इसके बाद में आर्टिकल 43 ए आता है। आर्टिकल 43 ए क्या कहता है कि जो पार्टिसिपेशन है वर्कर्स का, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। ये भी हमारा आर्टिकल किस में आ गया, समाजवादी सिद्धांत में। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा 47 आता है। इसमें क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 47 में कि जो पोषाहार स्तर है, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जा रही है, और जीवन को ऊंचा करने अर्थात स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसके अलावा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना अर्थात टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। तो ये प्रयास भी एक समाजवादी राज्य की स्थापना करेगा। तो ये हमारे कुछ आर्टिकल थे जो कि समाजवादी सिद्धांत से संबंधित थे। अब हम लोग बात करते हैं गांधीवादी सिद्धांतों की। तो ये सिद्धांत कैसे होंगे, गांधीवादी विचारधारा पर आधारित होंगे। तो वो कौन से जो है नीति निर्देशक तत्व हैं जो गांधीवादी विचारधारा को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले जो हमने आर्टिकल 40 छोड़ दिया था, इसमें क्या था कि ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें शक्तियां प्रदान की जाए। तो ये किस में था, आर्टिकल 40 में था। यानी स्थानीय रूप से जो लोग हैं स्थानीय स्तर पर अपना खुद का विकास कर सके, सभी लोग आत्मनिर्भर हों, ऐसा गांधी जी का मानना था। जो अंत्योदय योजना है वो उन्हीं के विचार पर आधारित है कि जो विकास है वो बिल्कुल अंत में जो व्यक्ति स्थित है उस तक पहुंचना चाहिए। और इसके लिए सबसे बेहतर क्या होगा, जो स्थानीय लोग हैं वो स्वयं अपना विकास कर सकें। इसलिए जो ग्राम पंचायतों के गठन की बात है ये गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। तो आर्टिकल 40 हो गया इस पर। इसके अलावा इस सभी लोग आत्मनिर्भर हों। तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या आवश्यक है कि जो धन है वो कुछ हाथों में संकेंद्रित ना हो पाए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग लगाए जाएं और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए। तो ये भी गांधीवादी विचारधारा है। तो ये आर्टिकल किस में है, आर्टिकल 43 में ये बात लिखी है कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए राज्य को। तो ये आर्टिकल भी हमारा गांधीवादी में आ गया सिद्धांत में। इसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल 43B है। 43B क्या कहता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इनको प्रमोट करना चाहिए, यानी सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन। ये बात किस में लिखी हुई है, आर्टिकल 43B में लिखी हुई है। तो ये कौन सा सिद्धांत हो गया, गांधीवादी एक सिद्धांत ये हो गया। इसके बाद आर्टिकल 46 है वो भी इससे संबंधित है। आर्टिकल 46 में क्या है, जो अनुसूचित जाति जनजाति और समाज के कमज़ोर वर्ग हैं उनके शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान की जाए। तो राज्य क्या करेगा,
शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी के साथ अभिवृद्धि करेगा। इसके अलावा सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। तो ये हो गया आर्टिकल 46 जो कि गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। इसके बाद में स्वास्थ्य से संबंधित आर्टिकल 47, ये भी गांधीवादी विचारधारा पर है। इसमें नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा आदि के उपभोग पर प्रतिबंध की बात कही गई है, जो कि गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है, इसलिए गांधीवादी सिद्धांत हो गया। इसके अलावा गाय, बछड़ा और अन्य जो दुधारू पशु हैं उनकी बलि पर रोक की बात की गई है, उनमें नस्ल के सुधार की बात की गई है। ये किसमें? आर्टिकल 48 में की गई है। ये भी गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं उदार बौद्धिक सिद्धांत कि उदार बौद्धिक सिद्धांत कौन से हैं, उनमें कौन से आर्टिकल आते हैं जो उदार बौद्धिक सिद्धांतों को बढ़ावा देते हैं, अर्थात जो उदारवादिता है उसकी बात करते हैं, वो कौन से आर्टिकल हैं। तो आर्टिकल 44 है जो ये कहता है कि भारत की समस्त राज्य क्षेत्रों में क्या होना चाहिए? समान सिविल संहिता होनी चाहिए, यानी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात आर्टिकल 45 में की गई है। और ये कैसा है? उदारवादी विचारधारा से संबंधित सिद्धांत है। दूसरा इस विचारधारा से संबंधित कौन सा है? आर्टिकल 45, जिसमें क्या बात कही गई है कि जो सभी बालकों को, ये जो आर्टिकल 45 की विषय वस्तु है ये इस समय बदल गई है। अब इसमें 14 वर्ष तक के चूँकि जो लोग हैं 6 वर्ष से ऊपर, उनको मूल अधिकारों के तहत शिक्षा पाने का अधिकार दे दिया गया है। इसलिए अब इसकी विषय वस्तु में ये होगा कि 6 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उनके लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध राज्य करेगा। ये विषय वस्तु होगी। अब इसमें बदलाव हो गया है। इसके अलावा आर्टिकल 48 ये भी उदारवादी सिद्धांत से, इसमें कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करने की बात कही गई है। और आर्टिकल 48A में पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन और वन्य जीवों की रक्षा की बात कही गई है। ये भी उदारवादी सिद्धांत है। उदारवादी सिद्धांत में नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय महत्व वाले जो घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले संस्मारक हैं, आर्टिकल 49 में जो दिए हैं, इनके संरक्षण करने का कार्य किसका होगा? राज्य का होगा। अर्थात राज्य जो है वो राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा। तो ये हो गया आर्टिकल 49, ये भी उदारवादी हो गया। इसके बाद आर्टिकल 50 की बात करते हैं। इसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करने की बात कही गई है। राज्य इसके लिए कदम उठाएगा कि जो भी राज्य की लोक सेवाएं हैं, न्यायपालिका है, उसको कार्यपालिका से पृथक रखे। इसके बाद आर्टिकल जो 51 है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करता है, यानी प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात कर रहा है। तो ये भी कैसा हो गया? हमारा उदारवादी सिद्धांत हो गया। तो उदारवादी सिद्धांतों के तहत भी हमने देख लिए कौन से आर्टिकल हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि संविधान संशोधन के माध्यम से इनमें कौन से नए निदेशक तत्व जोड़े गए, उनकी बात कर लेते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, इसके तहत निदेशक तत्व की जो मूल सूची है उसमें 4 तत्व जोड़े गए। कौन सा? पहला, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, जो कि आर्टिकल 39 में हमने पढ़ा था अभी, इसको जोड़ा गया था। इसके अलावा 44वें अमेंडमेंट के द्वारा एक और निदेशक तत्व को जोड़ा गया और वो था आय, प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसरों में असमानता को समाप्त करना, जो कि आर्टिकल 38 में हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये जो नीति निदेशक तत्व हैं, इनमें से और कौन सा एक जोड़ा गया? 86वें जो 86 अमेंडमेंट था 2002 में हुआ था। इसमें जो अभी मैंने बात की थी कि जो 45 था आर्टिकल था, उसकी विषय वस्तु को बदल दिया गया और उसमें 0 से 6 वर्ष के लिए जो बच्चों की भी बात की थी मैंने कि जो 6 वर्ष से कम आयु के बालक होंगे उनके लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा को बंद राज्य करेगा, ये विषय वस्तु उसमें डाली गई। क्योंकि जब ये अमेंडमेंट किया गया था 86 वाला,
तो अनुच्छेद 21A के तहत में इसको मूल अधिकार बना दिया गया था। इसके अलावा सहकारी समितियों के संबंध में एक नया संविधान संशोधन हुआ, 97th संविधान संशोधन अधिनियम 2011। इसके द्वारा क्या किया गया, सहकारी जो समितियां थीं उससे संबंधित नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था। और कौन सा आर्टिकल था इसमें, 43B जोड़ा गया, जिसमें जो सहकारी समितियां हैं उनके स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने की बात कही गई है उसमें। अब हम लोग बात करते हैं कि निदेशक जो सिद्धांत हैं उनके पीछे जो संस्तुति की गई है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे, BN राव थे। इन्होंने इस बात की संस्तुति की थी कि जो व्यक्तिगत अधिकार हैं उनको 2 श्रेणियों में रखा जाना चाहिए, एक न्यायोचित और गैर न्यायोचित, और प्रारूप समिति ने इसको स्वीकार भी किया था। तो जो न्यायोचित प्रकृति वाले मूल अधिकार हैं उनको भाग 3 में रखा गया, अर्थात अगर उनका उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। दूसरे गैर न्यायोचित जो निदेशक तत्व हैं इनको भाग 4 में रखा गया। अभी इस बात को हमने ऊपर पढ़ा था कि जो निदेशक तत्व हैं वो गैर न्यायोचित हैं, फिर भी आर्टिकल 37 में ये लिखा गया है कि शासन में मूलभूत हैं, यानी राज्य का कर्तव्य होगा कि अगर वो विधि बनाए तो इनको लागू करें। अब बात करते हैं कि जो संविधान निर्माता थे उन्होंने जो निदेशक सिद्धांत हैं इनको गैर न्यायोचित और विधि रूप से लागू करने की बाध्यता वाला नहीं बनाया। क्यों, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि देश के पास जो वित्तीय संसाधन थे वो पर्याप्त नहीं थे उस समय, जब नया नया देश बना हुआ था उस समय। इसके अलावा देश में जो विविधता है वो काफ़ी ज़्यादा है, पिछड़ापन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो इनके क्रियान्वयन में क्या होता, बाधक बन जाता। राज्य के पास संसाधन है नहीं, उसके ऊपर बाध्यता डाल दी गई, वो पूरा कैसे करता। तो जो स्वतंत्र भारत का निर्माण हुआ तो इस तरीके से कई तरीके से उसके ऊपर बर्डन को कम रखने के लिए ऐसा किया गया कि इसको गैर न्यायोचित बनाया गया। अब हम लोग बात करते हैं निदेशक तत्वों की आलोचना किस लिए की जाती है, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि इसमें कोई कानूनी शक्ति नहीं है। ये कैसे हैं, गैर न्यायोचित चरित्र के हैं। जब गैर न्यायोचित है तो राज्य का मन लागू करे या ना लागू करे, आप कोर्ट जा नहीं सकते, इसलिए इनकी आलोचना की जाती है कि ऐसे सिद्धांत का क्या मतलब है। दूसरा इसका आधार बात करते हैं, वो क्या है, तर्कहीन व्यवस्था। इसमें ये बात कही गई है कि जो निदेशक तत्व हैं इनको तार्किक रूप में निरंतरता के आधार पर व्यवस्थित नहीं किया गया है। इसमें कम महत्व के जो मुद्दे हैं उनको अति आवश्यक आर्थिक और सामाजिक मुद्दे दोनों से मिला दिया गया है। तो तर्कहीन व्यवस्था इसमें रखी गई है। तीसरी बात करते हैं किस आधार पे, रूढ़िवादी आधार पर इनकी आलोचना की जाती है। क्यों, जो ये निदेशक तत्व हैं रूढ़िवादी आधार पर कैसे की जा रही है, जो 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन था उस पर आधारित माना जा रहा है, तो इसलिए इनको रूढ़िवादी कहा गया है कि 21वीं सदी में इनका कोई उपयोग है, कोई उपयोगी नहीं होंगे, ये एक प्रकार से अप्रचलित होंगे ऐसा माना गया। इसके बाद में अगली आलोचना इनकी इस आधार पर की जाती है कि इसमें संवैधानिक टकराव होगा। संवैधानिक टकराव की बात करें तो इसमें इन तत्वों से संवैधानिक टकराव कैसे होगा, केंद्र और राज्य के बीच, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के बीच और राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बीच संवैधानिक टकराव होगा। तो इन तत्वों को लागू करने के लिए राज्य को निर्देश दे सकता है केंद्र, और इन्हें लागू ना करने पर वो राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है। तो इस आधार पर
जो निदेशक तत्व हैं इनके बीच में संवैधानिक टकराव हो सकता है। इसके बाद हम लोग नीति निर्देशक तत्वों की उपयोगिता की बात करते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों की उपयोगिता क्या है। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे उन्होंने इसके बारे में कहा था कि ये भारतीय राज व्यवस्था के लक्ष्य अर्थात आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं, जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र प्रकट होता है। फिर भी हम ये इसमें देखते हैं कि किस तरीके से ये लाभदायक है, इसकी बात करते हैं इसमें। पहला, ये अनुदेशों की तरह है। अनुदेशों की तरह हैं तो ये भारतीय संघ के अधिकृतों को संबोधित सामान्य संस्तुतियां हैं। ये उन्हें सामाजिक और आर्थिक मूल सिद्धांतों की याद दिलाते हैं जो संविधान के लक्ष्यों की प्राप्ति से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा दूसरा है, न्यायालयों के लिए उपयोगी मार्गदर्शक हैं। ये न्यायालयों को क्या करते हैं? न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में सहायता करते हैं। इसके अलावा ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं और न्यायालयों को कुछ मामलों में दिशा निर्देशित भी करते हैं। इसके अलावा इनका क्या महत्व है? ये प्रस्तावना को विस्तृत रूप देते हैं जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के प्रति बल दिया गया है, तो उसको ये अतिरिक्त बल प्रदान करते हैं। इसके अलावा भी ये और कौन सी भूमिकाएं अदा करते हैं उसकी बात करते हैं। तो ये राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रों की घरेलू और विदेशी नीतियों में स्थायित्व और निरंतरता बनाए रखने की बात करते हैं, क्योंकि जो सरकारें हैं वो तो बदलती रहती हैं, लेकिन जो इस तरीके की चीज़ें हैं, हमारी नीतियां हैं, जिस तरीके का संविधान हमारा देश चाहता है, उनमें लगातार निरंतरता बनी रहे। इसके अलावा ये नागरिकों के मूल अधिकारों के पूरक होते हैं। ये भाग 3 में सामाजिक आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था करते हुए रिक्तता को पूरा करते हैं। जो कि भाग 3 में रिक्तता है वो राजनीतिक अधिकार हैं मूल अधिकारों में, तो उनकी रिक्तता को ये पूरे कर रहे हैं। इसके अलावा बिना आर्थिक लोकतंत्र के राजनीतिक लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है, तो इस मामले में भी ये आर्थिक लोकतंत्र की स्थापित कर रहे हैं, इसलिए इनका महत्व है। इसके अलावा विपक्ष के द्वारा सरकार पर नियंत्रण को ये संभव बनाते हैं। इनको लागू करने के लिए विपक्ष दबाव बना सकता है। इसके अलावा ये सरकार के जो प्रदर्शन है उसकी कड़ी परीक्षा करते हैं। कैसे? लोग सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का परीक्षण इन संवैधानिक घोषणाओं के आलोक में कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये आम राजनीतिक घोषणा पत्र की तरीके से होते हैं। तो ये तत्व प्रदर्शक, दार्शनिक और मित्र हैं। किसके लिए? विधायिका और कार्यपालिका के लिए। तो ये था इनका महत्व। हम लोग बात करते हैं मूल अधिकार और निदेशक तत्वों में टकराव की बात करते हैं। तो चंपकम दोराइजन मामला जो 1951 का है, उसमें उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि निदेशक सिद्धांत और मूल अधिकारों के बीच किसी तरीके का अगर टकराव होता है तो उसमें मूल अधिकार प्रभावी होंगे। लेकिन इसमें घोषणा की गई कि जो निदेशक सिद्धांत हैं वो मूल अधिकारों के पूरक के रूप में निश्चित रूप से लागू होंगे। लेकिन इसमें यह भी तय किया गया कि मूल अधिकारों को संसद के द्वारा
संविधान संशोधन प्रक्रिया के तहत संशोधित किया जा सकता है। तो जो उपरोक्त परिस्थितियां हैं, इनमें 1967 में उच्चतम न्यायालय का एक फैसला आता है, गोलकनाथ मामला 1967 में। इसमें एक परिवर्तन हुआ। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संसद किसी मूल अधिकार को जो अपनी प्रकृति में उल्लंघनीय है उसको समाप्त नहीं कर सकती है। तो दूसरे शब्दों में कहें तो निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। ये बात कही गई गोलकनाथ मामले में। इसके बाद संसद ने क्या किया, उसने गोलकनाथ मामले के विरोध में एक नया संविधान संशोधन लाई, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 और 25वां संविधान संशोधन 1971। इसके द्वारा प्रतिक्रिया दी गई। इसमें 24वें में संविधान, जो 24वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें संसद ने क्या कहा, ये संसद को क्या अधिकार देता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत मूल अधिकारों को समाप्त कर सकती है, समाप्त कर दे या फिर कम कर दे। इसके अलावा जो 25वां संविधान संशोधन अधिनियम है, उसके तहत एक नया अनुच्छेद 31 जोड़ा गया। उसमें क्या व्यवस्थाएं की गई कि अनुच्छेद 39 और सी में जो वर्णित समाजवादी निदेशक तत्व हैं, इनको लागू करने वाली किसी विधि को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि वो आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन करती हैं या आर्टिकल 31 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन है। ऐसा इस आधार पर इसको असंवैधानिक नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ इसमें जोड़ी गई कि ऐसी नीति को प्रभावी बनाने की घोषणा करने वाली किसी भी विधि को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि यह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है और ये दूसरा जो प्रोविज़न था इसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन जो पहला ये प्रोविज़न था कि 39 और सी को प्रभावी बनाने के लिए अगर राज्य कोई विधि बनाता है तो आर्टिकल 14 और 19 के आधार पर असंवैधानिक नहीं होगी, अर्थात ऐसी विधि को कोर्ट असंवैधानिकता से बचा सकता है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड बनाए रखा। इसके बाद में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 आया। उसमें 31 की जो पहली व्यवस्था थी, इसके प्रावधान को और विस्तारित करने की बात की गई, विस्तारित करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोर्ट के द्वारा इसके विस्तार को मान्यता नहीं दी गई। और इसमें जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था, इसमें निदेशक तत्व की प्राथमिकता और सर्वोच्चता को मूल अधिकारों पर प्रभावी बनाया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया था। इसके अलावा जो आर्टिकल 31 था संपत्ति से संबंधित, इसको 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। वहीं मिनर्वा मिल्स जो मामला था 1980 का, इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था भी दी कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में है और ये आपस में सामाजिक क्रांति के वादे से जुड़े हुए हैं और ये एक रथ के दो पहिए के समान है तथा एक दूसरे से कम नहीं है। तो इन्हें एक दूसरे पर लादने से संविधान की जो मूल भावना है वो बाधित होती है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। तो मूल भावना और संतुलित संविधान के बुनियादी ढांचे की आवश्यक विशेषता है, ये भी बात उसने कही। साथ ही कहा कि जो निदेशक तत्व हैं, इनके तय लक्ष्यों को मूल अधिकारों को प्राप्त किए बगैर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो वर्तमान स्थिति है उसमें मूल अधिकार निदेशक तत्व पर अभी भी प्रभावी हैं, अर्थात उच्चतर है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि निदेशक तत्वों को लागू नहीं किया जा सकता है, उनको लागू किया जा सकता है। जो 31C में व्यवस्था थी उसको, उसकी वैधानिकता को कोर्ट ने बनाए रखा था, बशर्ते संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। अब बात करते हैं निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन की, कि कौन से निदेशक तत्वों का क्या क्रियान्वयन किया गया। तो इसके लिए योजना आयोग की स्थापना की गई ताकि देश का कैसा विकास नियोजित तरीके से हो सके। राज्यों में भू सुधार कानून बनाए गए, किराएदारी सुधार हो गए, बिचौलियों से संबंधित जमींदार और जागीरदार, इनको सबको समाप्त किया गया। सहकारी कृषि की बात की गई, न्यूनतम मजदूरी से संबंधित कानून बनाए गए। तो राज्य ने निदेशक तत्वों को प्रभावी करने का भी प्रयास किया है। तो कहाँ पे किया है, इतने चीज़ों को मैंने देखा। और एक बात देखते हैं, चौथा पॉइंट है प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम बनाया गया, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 बनाया गया। ये सब महिला कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए। जैसा कि निदेशक तत्वों में हमने पढ़ा था कि सभी को क्या मिलना चाहिए, समान पारिश्रमिक मिलना चाहिए, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो इसके लिए भी ये कानून बनाया गया, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। इसके अलावा जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण, 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये सभी किस लिए किए गए कि समान जो वस्तुएं हैं उनको प्रोत्साहन हेतु वित्तीय संसाधनों के प्रयोग के लिए कुछ पैमाने तय किए जा सकें। इसके अलावा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का राष्ट्रीय स्तर पर गठन किया गया ताकि गरीबों को निःशुल्क और उचित कानूनी सहायता प्राप्त हो सके। और खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड, इसकी स्थापना की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के विकास के लिए स्थापना की गई, इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1960, ये सब चलाए जाते हैं ताकि लोगों का, सभी लोगों का विकास हो सके, सभी को अवसर मिल सके अपने विकास के। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 आया, जो पशुओं के, देशी पशुओं के संरक्षण की बात की गई थी नीति निदेशक तत्वों में। तो उससे संबंधित वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भी देख सकते हैं जो सरकार ने बनाया। एवं वन संरक्षण अधिनियम, वनों की रक्षा से संबंधित भी बात की गई थी, तो इसको 1980 में बनाया गया। इसके अलावा त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी स्थापना की बात की गई, जो आर्टिकल 40 दिया हुआ था पंचायतों की स्थापना को, उसको प्रभावी करता है। इसमें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज जो संस्थान थे इनको संवैधानिक दर्जा देने के लिए प्रभावी बनाया गया। इसके अलावा शैक्षणिक जो संस्थान थे और सरकारी नौकरियां हैं, प्रतिनिधि निकाय हैं, उनमें अनुसूचित जाति, जनजाति और कमज़ोर वर्गों के लिए सीटों को सुरक्षित किया गया। तो इस तरीके से राज्य ने काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो नीति निर्देशक सिद्धांतों में दी हुई हैं, उनको प्रभावी करने के लिए प्रयास किए हुए हैं। वहीं कुछ राज्यों में गायों और बछड़ों, बैलों को काटने पर कानूनी प्रतिबंध हैं। वृद्धावस्था पेंशन की शुरुआत जैसे सरकार ने की हुई है। तो कुछ दशाओं में काम की आवश्यकता, लोक सहायता पाने का अधिकार जो हमने पढ़ा था उसको पूरा करने का ये प्रयास करता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जो शांति की बात हमने की थी आर्टिकल 51 में, तो भारत ने गुट निरपेक्ष नीति और पंचशील की नीति को भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ावा देने के लिए अपनाया है। तो इस तरीके से राज्य ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू कर अपनी नीतियां जो बनाई हैं उनमें काफ़ी इस पे ध्यान रखा है नीतियों को बनाते हुए। इसके बाद हम बात करते हैं भाग 4 से बाहर के निर्देश कौन कौन से हैं। तो सेवाओं के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे हैं, जैसे संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्ति करने में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का या प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगत के अनुसार ध्यान रखा जाएगा, आर्टिकल 355 में दिया हुआ है। इसके अलावा दूसरा है मातृभाषा में शिक्षा की बात। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर जो स्थानीय प्राधिकारी हैं वो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर, मातृभाषा स्तर पर, मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। ये बात किस में है, भाग 17 में, आर्टिकल 350
ए में ये बात दी हुई है। इसके अलावा हिंदी भाषा के विकास की बात भी कही गई है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए। यह आर्टिकल 351 में लिखा हुआ है। इसके अलावा हम इससे संबंधित जो आर्टिकल्स हमने पढ़े हुए थे उनको एक बार और देख सकते हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स थे इसमें। तो इन आर्टिकल्स को दोबारा इसका रिवीजन कर सकते हैं इससे। अब हम लोग मूल अधिकार और निदेशक तत्व में अंतर क्या है इसको देखेंगे। तो जो मूल अधिकार हैं ये नकारात्मक हैं, क्योंकि ये राज्य को कुछ कार्य करने पर प्रतिबंध लगाते हैं। वहीं पे जो निदेशक तत्व हैं ये सकारात्मक हैं। ये राज्यों को क्या करते हैं, जो भी कुछ मसले होते हैं उन पर इनकी आवश्यकता होती है, उन मसलों को हल करने में इनका वो ध्यान रखते हैं। डायरेक्शन की तरीके से निदेशक तत्व काम करते हैं। इसके अलावा जो मूल अधिकार हैं ये न्यायोचित होते हैं, अर्थात इन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। निदेशक तत्व जो हैं वो गैर न्यायोचित होते हैं। वहीं पे जो मूल अधिकार हैं ये राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करते हैं, यानी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना इनका उद्देश्य है। और जो निदेशक तत्व हैं वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने का प्रयास करते हैं। मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य हैं, लेकिन जो निदेशक तत्व हैं वो नैतिक और राजनीतिक मान्यता पर आधारित हैं। इनको राजनीतिक और नैतिक मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा मूल अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, तो ये व्यक्तिक स्वभाव के हो गए। वहीं पर जो नीति निदेशक तत्व हैं वो समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, तो ये समाजवादी हो गए। इसके अलावा जो मूल अधिकार हैं ये स्वतः लागू हैं, और जो नीति निर्देशक तत्व हैं इन्हें लागू रखने के लिए विधान की आवश्यकता होगी, अर्थात ये स्वतः लागू नहीं होते हैं। इसके अलावा न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि किसी भी मूल अधिकार के हनन की विधि को वह गैर संवैधानिक और अवैध घोषित करे। वहीं जो निदेशक तत्व हैं उनका उल्लंघन करने वाली किसी विधि को न्यायालय असंवैधानिक और अवैध घोषित नहीं कर सकता है। यद्यपि विधि की वैधता को इस आधार पर सही ठहराया जा सकता है कि इन्हें निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए लागू किया गया था। तो इस तरीके से हमारा नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो कंप्लीट हुए। थैंक यू।